नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों से मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म से गायब रहा हूँ, चूँकि निजी जीवन में काफ़ी व्यस्तता होने के कारण मैं अभी अपने इस प्लेटफ़ॉर्म को ध्यान नहीं दे पा रहा था। केवल ऑफ़लाइन क्लासेज़ ही संचालित की जा रही थी, परंतु अब व्यस्तताएँ जो थी मेरे निजी जीवन की वो अब समाप्त हो चुकी हैं और लगातार अब यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा। और इसी संदर्भ में हम लोग बिहार में आयोजित होने वाली बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एईडीओ का एग्जाम और बिहार एसआई के रिवीजन के लिए हम लोग एक स्पेशल हैंड रिटन नोट्स लेकर के आए हैं, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा इन दोनों ही एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। साथ ही साथ यदि आप लोग रेलवे या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी आपको ये स्रोत जो होगा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए मैंने इस सीरीज का नाम दिया है परफॉर्मर सीरीज। तो यहाँ से हम लोग रिवीजन करेंगे और अपने एग्जाम्स को हम पास करेंगे। मूल रूप से बीपीएससी एईडीओ और बिहार एसआई के साथ साथ यदि झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे उत्पाद सिपाही का मेंस होने वाला है या झारखंड एसआई या जेपीएससी, उन सभी के लिए समान रूप से ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग भारत के संवैधानिक विकास को देखेंगे और यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार से भारत के संविधान का निर्माण हुआ, कैसे कैसे यहाँ पर भारत का संविधान जो था उसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, किस प्रकार से हम लोगों ने अपने संविधान को देखा। तो प्रारंभ कहाँ से होता है, तो 1773 का याद रखेंगे हम लोग। 1773 एक डेट याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इसके बाद हमारा एक डेट हो जाएगा 1858 का, ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति के कालखंड को आप लोग ध्यान रखेंगे। यही 1857 की क्रांति जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संवैधानिक विकास है उसका निर्धारण करता है। एक निर्धारक तत्व यहाँ पे हमें दिखाई देता है। कारण क्या था कि 1857 की क्रांति के उपरांत जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी, उससे शासन का दायित्व लेकर के ब्रिटिश क्राउन को प्रत्यक्ष तौर पर भारत के शासन का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है और भारत का जो गवर्नर जनरल था वह अब वायसराय या उपराजा कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये ध्यान रखेंगे। और 1773 इसलिए क्योंकि पहली बार जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो 1773 ईस्वी में ही आया था। और इससे पूर्व यदि हम लोग बात करेंगे तो दो युद्धों का कालखंड ध्यान रखेगा, बक्सर और पलासी। जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीता था तो उसके उपरांत हम लोग देखते हैं कि 1765 में इलाहाबाद की संधि की जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इलाहाबाद की संधि के उपरांत ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल शासक के द्वारा प्रदान कर दी जाती है और यहीं से बंगाल पर जो शासन का नियंत्रण है वो अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है और उसे रेगुलेट करने के लिए अंग्रेजी नीति नियंताओं के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को विभिन्न संविधान या चार्टर्स प्रदान किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी के शासन के कालखंड को देखेंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, हम लोग इस सेशन के माध्यम से इसके डीप में जाने का प्रयास नहीं करें, केवल एक ओवरव्यू को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि एग्जामिनेशन में प्रायः प्रश्न अब पूछे जाते हैं और उसी प्रश्नों को लेकर के ये हैंड रिटन नोट्स तैयार किए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा। पब्लिकेशन का भी नाम बता दूं मैं, अरिहंत पब्लिकेशन। ध्यान रखिएगा, अरिहंत पब्लिकेशन का ये हैंड रिटन नोट्स है। बड़ा अच्छा नोट्स मुझे ये लगा और रिवीजन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो कंपनी का शासन हम लोग 1773 से लेकर के 1858 के कालखंड तक को जानते हैं, क्योंकि 1858 के पश्चात भारत का जो शासन व्यवस्था था वो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी क्राउन को सौंप दिया जाता है। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को देखें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस समय जो बंगाल का गवर्नर था वह आपका वारेन हेस्टिंग्स था। यह ध्यान रखिएगा, बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था और इसके पदनाम को परिवर्तित करके यह कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और यहाँ पर दो अन्य प्रेसिडेंसी थी, एक मुंबई एक मद्रास। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया जाता है या बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन
कर दिया जाता है। यहां से हम लोग मानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक केंद्रीय प्रशासक व्यवस्था की शुरुआत की गई और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार पश्चिमी न्याय पद्धति पर आधारित एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसकी स्थापना 1774 में की गई और पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे। अन्य न्यायाधीशों की बात करेंगे तो चैम्बर्स और लिमेस्टर और हाइड, ये तीन नाम ध्यान रखेगा। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, लास्ट नाम से आप लोग ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, पूरा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड जो थे एलिजा इम्पे के साथ रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा निर्मित कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायाधीश थे, ये ध्यान रखेगा। इसके पश्चात 1884 में पीट्स इंडिया एक्ट आता है। पीट्स द जूनियर जो था ये इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था और इसने अपना जो बिल प्रस्तुत किया इसके लिए उसके नाम से ही इसे पीट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस एक्ट के अनुसार भारत में पहली बार दोहरी सरकार प्रणाली अपनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। पहली बार दोहरी सरकार प्रणाली अपनाई गई, कैसे? तो एक जो था कॉमर्शियल एक्टिविटीज देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था और दूसरा था कि राजनीतिक मामलों की देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ये ध्यान रखें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कॉमर्शियल या वाणिज्य की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए या देखने के लिए थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था राजनीतिक मामलों की देखरेख करने के लिए गठित की जाती है। और यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद जिसका निर्माण रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था, उसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 4, लेकिन पीट्स इंडिया एक्ट के अनुसार इसकी संख्या घटा करके 3 कर दी जाती है। और कंपनी का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र का नाम दिया गया ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश इसका नाम दिया गया। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813, बड़ा इंपॉर्टेंट है दो पहलुओं से। पहला एक शिक्षा के क्षेत्र में और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार और वाणिज्य के सिलसिले में। तो सबसे पहले यहां अगर हम लोग बात करें तो चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि अब इंग्लैंड का प्रत्येक नागरिक भारत के साथ में व्यापार कर सकता है। पहले यह अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्रदान किया गया था भारत के साथ व्यापार करने का, लेकिन यहाँ एक उपबंध रखा गया कि आपने भारत के साथ व्यापार करने का जो मार्ग खोला है उसके एवज में इस एक्ट में हम लोग आप लोगों के लिए 2 चीजों को छोड़ रहे हैं। पहला, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी और यहाँ पर अन्य वस्तुओं और सेवाओं का जो भी व्यापार था वो इंग्लैंड के सभी नागरिक कर सकते थे, केवल चाय और चीन को छोड़कर। इसी एक्ट में कहा गया कि भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब लेकिन ये 1 लाख रुपया खर्च करने की तो बात की गई, लेकिन ये खर्चा हुआ कब? तो ध्यान रखिएगा 1835 वाला मैकाले मिनट याद रखिएगा। 1835 में जो मैकाले मिनट आया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा विलियम बेंटिक के शासन काल में, उसमें कहा गया मैकाले मिनट में कि भारत में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए और जो 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करना चाहिए वह पाश्चात्य शिक्षा पर खर्च करना चाहिए जो अंग्रेजी भाषा पर आधारित हो। तो तभी से हम लोग देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ था और यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि 1813 के एक्ट में पहली बार भारत में मुक्त व्यापार की नीति भारत के ऊपर थोप दी जाती है। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1833 और इस समय अगर हम लोग देखें तो बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ध्यान रखिएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था और इसी के कालखंड में पहली बार इस एक्ट में 1833 में एक विधि आयोग की गठन की बात कही गई थी और 1834 ईस्वी में पहली विधि आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो था, मैं हटा दीजिए मैकाला,
याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले था, मैकाला, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा ही एक विवादित व्यक्ति था, जो कि भारत की शिक्षा, भारत के साहित्य या भारत की उपलब्धियों से ये व्यक्ति घृणा करता था, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त 1833 के चार्टर एक्ट में यह भी बताया गया कि जो चाय का व्यापार है और चीन के साथ कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है, उसे भी इसके माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है। यानी 1833 के चार्टर एक्ट में यह बताया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एकमात्र कार्य है ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ में भारत में शासन करना, ये ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार यही कार्य किया गया। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1853, जो गवर्नर जनरल था इसमें भारत का, वह था डलहौजी। डलहौजी को मत भूलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, रेल, डाक टिकट, ये सब में इसी का नाम आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चार्टर एक्ट 1853 जब लाया गया तो यहाँ पर विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों को अलग कर दिया जाता है। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या जो 24 थी उसे घटा करके 18 कर दिया जाता है। भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दी जाती है और इस सिविल सेवा के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा थी, इसका आयोजन लंदन में किया जाता था, ये ध्यान रखिएगा। वहीं केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को अनुमति प्रदान कर दी जाती थी कि स्थानीय लोगों को भी केंद्रीय विधानसभा में, विधान परिषद में प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब 1857 की जब क्रांति होती है तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, ये ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय में, और इसी विद्रोह के उपरांत भारत की जो प्रशासनिक और शासन व्यवस्था थी उसे पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत पर इंग्लैंड का प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर दिया जाता है। और उसके पश्चात पहला अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1858, ये ध्यान रखिएगा। 1858 का अधिनियम आता है। इसमें कहा गया कि जो भारत का शासन है वह ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया और भारत का जो गवर्नर जनरल होगा वह भारत का वायसराय जाना जाएगा। ध्यान रखिएगा, वायसराय का अर्थ होता है उप राजा, उप राजा इसका अर्थ होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग देखें कि वायसराय या गवर्नर जनरल में अंतर क्या था तो सिर्फ इतना जान लीजिएगा कि हमारे यहाँ नई बोतल में पुरानी शराब परोस करके दे दी जाती है। और प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी आपका लॉर्ड कैनिंग ही था, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भारत के राज्य सचिव नाम का एक नवीन पद का सृजन किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया जाता है और इसे बैठना था इंग्लैंड में, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो निदेशक और नियंत्रण बोर्ड थी, इसकी स्थापना की गई थी, इसे समाप्त कर दिया जाता है। अब आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 और ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में जो केंद्रीय और राज्य स्तर पर मंत्रिमंडल होते हैं, जिसे हम लोग पोर्टफोलियो भी कहते हैं, तो पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत इसी 1861 के अधिनियम के द्वारा की गई और इस समय भी गवर्नर जनरल या वायसराय जो था वह आपका लॉर्ड कैनिंग ही था, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग भारत में कैनिंग को पोर्टफोलियो प्रणाली का जन्मदाता भी मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत भारत में 1861 के भारत परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा किया गया था। इसमें विधि निर्माण के लिए भारतीय प्रतिनिधियों को विधान परिषदों में शामिल करने का अनुमति दिया गया था। वहीं मद्रास और बंबई को फिर से विधायी अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं, वो अपने लिए विधि बना सकते थे, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वापस ले लिया गया था। इसके अतिरिक्त वायसराय को अध्यादेश की शक्ति दी जाती है और अपना जो परिषद था वायसराय का, उसके बिना उसकी अनुमति के वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। वर्तमान समय की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 1 to 3 का उल्लेख किया गया है और राज्य के स्तर पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल 213 में किया गया है।
इसके अतिरिक्त अगर भारत परिषद अधिनियम की बात करेंगे 1861 की, तो इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था कि भारत में पहली बार या प्रांतों में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की जाती है, जहां आपका बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में विधान परिषदों की स्थापना की जाती है। इसके पश्चात भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है और इसमें बताया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि की गई और पहली बार भारत में जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी वह इसी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ध्यान रखिएगा, निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ था और यह कैसी थी, तो अप्रत्यक्ष, जनता नहीं चुनती थी। ये ध्यान रखिएगा, जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करती थी, अपितु नगर पालिका और विभिन्न बोर्डों के सदस्य जो थे वो एलिजिबल होते थे अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए और उनका चुनाव कुछ लोगों के द्वारा किया जाता था। उसके लिए अलग प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, इसीलिए अप्रत्यक्ष शब्द मैंने यहाँ पर उपयोग किया है। यहीं पर हम लोग पहली बार देखते हैं कि भारत में विधायिका जो है वह कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकती थी और उसे बजट पर बहस करने का भी अधिकार दिया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब, आप लोग ध्यान में रखेंगे और प्रत्येक एग्जाम में ये प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। इसके पश्चात भारत परिषद अधिनियम आता है 1909 ईस्वी का, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं और इस अधिनियम के विषय में लॉर्ड मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखा था कि हम लोग विष के दांत बो रहे हैं और ये लिखा था इसलिए क्योंकि पहली बार भारत में मार्ले मिंटो सुधारों के अनुसार भारत में पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगा खां के नेतृत्व में वायसराय मिंटो से शिमला में जाकर के ये मुस्लिम लीग के सदस्य लोग मिले थे और लॉर्ड मिंटो ने आगा खां का जो प्रस्ताव था उसे सहर्ष स्वीकार करते हुए मुस्लिमों के लिए भारत में पृथक निर्वाचक मंडल देने की बात स्वीकार कर ली थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी उसके लिए एक समिति बनी थी, वह थी अरुंडेल समिति। अरुंडेल समिति के रिपोर्ट की सिफारिशों पर ही भारत में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल देने की बात की गई, उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया जाता है, सदस्यों की संख्या में विस्तार किया जाता है और वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें प्रथम विधि सदस्य, भारत के प्रथम विधि सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया जाता है। यह ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे। इसके अतिरिक्त इनके विषय में एक तथ्य याद रखिएगा, आप लोग बिहार से हैं तो पहली बार भारत के किसी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाले भी पहले व्यक्ति सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाले पहले व्यक्ति थे और ये बिहार प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे जो भारतीय थे। ये याद रखिएगा, ये इनका संबंध बिहार से ही था और बिहार में ही इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो पूर्व में वायसराय की कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य थे। इसके बाद 1909 के उपरांत हम लोग देखते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। इसमें पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली को प्रारंभ किया गया। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे प्रांतों में द्वैध शासन, तो ये याद रखिएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था, 1919 के अधिनियम के द्वारा। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे कि बंगाल में द्वैध शासन, तो ये याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि के द्वारा लॉर्ड क्लाइव यहाँ पे लाता है, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रांतों में द्वैध शासन की बात करेंगे तो यह जो द्वैध शासन जो था यह लियोनल कार्टिस के दिमाग की उपज थी, लियोनल कार्टिस के दिमाग की उपज थी और लियोनल कार्टिस की कृति है आपका डायरकी, ये ध्यान रखिएगा। डायरकी में इन्होंने लियोनल कार्टिस ने
इस शासन के विषय में लिखा है, या भूपेंद्र नाथ बसु को लिखे पत्र में लियोनल कार्टिस ने इसके शासन के विषय में बताया है। भूपेंद्र नाथ बसु को लिखे पत्र में इस शासन के विषय में लियोनल कार्टिस ने बताया है। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग इसे परिभाषित करने का प्रयास करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह एक ऐसा शासन था जहां पर उत्तरदायित्व विहीन अधिकार और अधिकार विहीन उत्तरदायित्व शासन प्रणाली के रूप में हम लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसके उपरांत अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय स्तर पर इसमें द्विसदनीय प्रणाली की पहली बार प्रारंभ की जाती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारत में 1919 के अधिनियम के द्वारा ही की जाती है, लेकिन यहाँ पे जो मताधिकार था वो असीमित दिया गया था, यानी वैसे लोग जिनके पास एक निश्चित मात्रा में संपत्ति हो वो टैक्स देते हो और उनकी शिक्षा कितनी है इसके आधार पर यहाँ पर भारत में मताधिकार दिया गया था। और पृथक निर्वाचक मंडल का इसमें विस्तार किया गया था, जिसमें सिख और एंग्लो इंडियंस को भी शामिल कर दिया गया था। इसके पश्चात भारत सरकार अधिनियम आता है 1935 में, और अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान है उस पर सर्वाधिक प्रभाव इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। और इसके माध्यम में सबसे पहली बार बताया गया कि एक अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया गया, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण कभी नहीं हो पाया। और यहाँ पे बताया गया कि उस समय का भारत यानी कि भारत प्रांत और देशी राज्यों में बटा हुआ था, तो प्रांत और देशी राज्यों को मिलाकर के एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे छूट दिया गया कि यदि देशी राज्य या प्रांत चाहे तो इस संघ से अलग भी रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची का प्रावधान इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 में पहली बार किया गया, जो आज भी हम लोग अपने संविधान में देखते हैं। साथ ही साथ एक और सूची देखते हैं, अवशिष्ट विषय भी हम लोग देखते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। और प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की जाती है। पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार कर दिया जाता है भारत में। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रांतों से हटा करके केंद्र में लगा दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्ति कर दी जाती है 1835 के अधिनियम के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार संघीय न्यायपालिका का गठन किया गया और एक भारतीय रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक की स्थापना की जाती है। ये 1835 के अधिनियम के कुछ मूल तथ्य हैं। इसके पश्चात भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है और इसके माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो जाती है और वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे जो पद थे, भारत राज्य सचिव के जो पद थे, उसे उन पदों को समाप्त कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, देशी रियासतों को भारत एवं पाकिस्तान में मिलने की छूट दे दी जाती है। आप जहां जिसमें चाहे मिल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई और जो भारत के लिए संविधान का निर्माण और उसे स्वीकृति प्रदान करेगी। तो इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से भारत जो था वो स्वतंत्र हो जाता है। यहाँ पर भारतीयों का शासन स्थापित हो जाता है और इस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत के या वायसराय जो थे वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखिएगा। और माउंटबेटन को डिकी बर्ड के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन करवाया था, जो कि 15 अगस्त 1947 को मान्यता उसे दी गई। उसे 15 अगस्त 1947 से वह मान्य हो गया। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।